एक बार की बात है, एक गांव में सोहन नाम का किसान रहता था। कुछ दिन पहले गांव में अकाल पड़ने के कारण उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अजी सुनते हो, आज घर में अनाज खत्म हो चुका है। आपको जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अन्यता, तुम तो जानती ही हो कि पूरे गांव में अकाल की महामारी फैली हुई है। इसके कारण मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मैंने काम ढूंढने की कितनी कोशिश की, पर कोई भी काम देने को तैयार ही नहीं है। जी, ये बात तो सही है, पर हम यूं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ अनिता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मुझे तो सच में समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं, किस काम में लगूं। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले जाइए। वहाँ आपको कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ अनिता, तुम्हारी बात सही है। इस तरह गांव में रहकर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने ठान लिया है, कल सुबह ही मैं दूसरे गांव की ओर निकल जाऊंगा। शायद वहाँ मुझे कोई काम मिल जाए। अगले दिन सुबह सोहन दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। वो जंगल के रास्ते जा रहा होता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे पेड़ के नीचे बैठे संत बाबा दिखाई देते हैं। बाबा को देखकर वो सोचता है, अरे ये तो कोई संत बाबा प्रतीत हो रहे हैं। चलो इन्हीं से कुछ पूछ कर देखता हूँ, पता नहीं शायद मेरे बारे में कुछ ऐसा बता दे जिससे मुझे जल्दी ही काम मिल जाए। यह सोचकर सोहन बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। प्रणाम बाबा। बोलो बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। बाबा, मेरी एक समस्या है। कुछ समय पहले हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था। उसी कारण यहाँ रोजगार और आय का कोई स्रोत ही नहीं बचा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं हुआ। मजबूरन मैं पास के गांव में काम की तलाश में निकल पड़ा हूँ। तभी आपको देखा तो मैंने आशा जगी। सोचा शायद आपसे कुछ उपाय मिल जाए और मेरी मुश्किल हल हो सकी। अच्छा बेटा बैठो बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई काम मिले, और जो भी काम मिले उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। देखो बेटा, तुम काम ढूंढने जा रहे हो, परंतु यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें जो पहला काम मिले तुम उसे ही स्वीकार कर लेना। तुम उसे मना मत करना, चाहे वह कोई भी काम हो। ठीक है बाबा, जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन कृपा कर कोई उपाय बताइए। और सुनो बेटा, कभी दूसरों की व्यक्तिगत चीजों पर साजिश और छल करके अपना अधिकार मत जताना। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी के साथ छल कपट नहीं करूँगा, और मुझे कोई राह बताइए जिससे मेरा जीवन संभल सके। ठीक है, अगर तुम्हें किसी की भी निजी बात या रहस्य का पता चलता है तो तुम उसे किसी तीसरे आदमी को नहीं बताओगे। हाँ बाबा ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर आप मुझे कोई उपाय क्यों नहीं बता रहे हो? यह जो आपने मुझे बताया यह तो उपदेश है। मैं आपसे उपाय पूछ रहा हूँ, परंतु आप तो मुझे केवल उपदेश पर उपदेश दिए जा रहे हो। मैं ऐसे ही आपके पास समय बर्बाद कर रहा हूँ। आप मुझे कोई उपाय बता रहे हो या मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। अगर तुम कभी भी कहीं भी कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, और अगर तुम्हें रास्ते में कोई साधु दिखाई देता है तो तुम उसके दर्शन किए बिना और अनुमति लिए बिना आगे नहीं जाओगे। ठीक है बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अब चलता हूँ। सोहन वहाँ से आगे चलता है तो उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है। अरे यह बड़ा घर शायद किसी व्यापारी का होगा। क्यों ना मैं इन्हीं से जाकर बात करूं, मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम यहाँ के तो नहीं लगते। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं पास के गांव से आया हूँ, काम की तलाश में भटक रहा हूँ। गांव में अकाल के कारण वहाँ कोई काम नहीं मिल पा रहा है। घर में पैसों की बहुत तंगी हो रही है। भाई, आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा, छोटा हो या बड़ा। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रोहन को यह सारी बातें सुनकर सोहन पर दया आ जाती है कि देखो सोहन, काम तो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, पर कुछ दिनों के लिए बाद में तुम अपना देख लेना। अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना मैं किसी और को रख लूंगा। सोहन सोच में पड़ जाता है। मुझे तो संत बाबा ने कहा था कि पहला जो कोई काम मिले कर लेना। ऐसा करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। अरे भाई, कहाँ खो गए? काम करना है या नहीं? हाँ भाई,
मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे क्या करना होगा? देखो भाई, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ। तब तक तुम मेरी जगह पर काम कर सकते हो। तुम यहाँ जितने दिन काम करोगे उतने दिन के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। देखो, हमारे सेठ जी के पास बहुत सी गाय और भैंस हैं। सेठ जी को इनसे बहुत लगाव है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी गाय मंगवा रखी हैं। यहाँ जितने भी आदमी काम करते हैं उनको 3-3 गायें आपस में बांट रखी हैं, ताकि सभी गायों का अच्छे से ख्याल रखा जा सके। मेरे पास 3 गाय हैं। आज से तुम उनका ख्याल रखोगे, ठीक है भाई? मैं कर लूंगा। मैं सेठ जी से तुम्हारे काम के बारे में बात करूंगा। और हाँ, याद रहे कि ठीक से काम नहीं किया तो सेठ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी काम से निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं यहाँ बहुत अच्छे से काम करूंगा और कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने सेठ जी से मिलवा देता हूँ। रोहन सोहन को लेकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, यह सोहन है। आज से यह मेरी जगह काम करेगा। आपने कहा था कि मेरी जगह कोई और काम पर आ जाएगा तो मैं छुट्टी पर जा पाऊंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ। अगर तुम्हें यह भरोसेमंद आदमी लगता है, यह तुम्हारी जगह काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे कोई भी गड़बड़ हुई, अगर इसने मेरी गायों का ख्याल अच्छे से नहीं रखा, तो याद रखना, मैं इसकी सजा इसे नहीं बल्कि तुम्हें दूंगा, क्योंकि इसे तुम ही लाए थे। नहीं सेठ जी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। मैं इसे अच्छे से काम समझा दूंगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। तो देखो सोहन, मैं इन 3 गायों की देखभाल किया करता था। आज से तुम्हें इनकी देखभाल करनी है। समय पर चारा देना और साफ सफाई करना। आज से यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर रोहन उसको रहने के लिए अपने कमरे में लेकर जाता है। देखो सोहन, यह मेरा कमरा है। आज से यह तुम्हारा है। मेरी बातें याद रखना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब कुछ कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ। अगले दिन सुबह रोहन वहाँ से चला जाता है और सोहन अपने काम में लग जाता है। वो गायों को तालाब में जाकर नहलाकर लाता है और वापस आकर उनकी साफ सफाई करता है। सोहन दिन भर का सारा काम निपटा लेता है। हेचम, चलो, आज का काम पूरा हुआ। एक काम करता हूँ, यहाँ जो लोग काम करते हैं थोड़ी देर जाकर उनके पास बैठता हूँ। उनके साथ थोड़ी जान पहचान होगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी रोहन आते ही मुझे काम से निकाल देगा, क्योंकि मैं उसकी जगह काम कर रहा हूँ। रोहन के आने से पहले मुझे उनके साथ जान पहचान बनानी होगी, तभी मैं यहाँ काम कर पाऊंगा। सोहन वहाँ काम करने वाले लोगों के पास पहुँच जाता है। आओ सोहन, आओ, बताओ कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? ठीक है भाई, मुझे यहाँ काम करने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ सब ठीक है। एक बात पूछनी थी आपसे। कहो सोहन। कौन सी बात भाई? मुझे यह जानना था कि आपको यहाँ काम करके जो पैसे मिलते हैं उससे आपका घर अच्छा चल जाता होगा ना? अच्छा, बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम तनख्वाह पर काम नहीं करते। यहाँ पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ और कोई काम भी है क्या जिससे और भी ज्यादा पैसे कमाए जा सके? हाँ भाई, बहुत से रास्ते हैं। जो चारा गायों के लिए मिलता है उसका कुछ हिस्सा हम उन्हें खिलाते हैं और बाकी बचा हुआ हम बाजार में बेच देते हैं। और यह काम यहाँ दिन ब दिन होता है, इसलिए हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन भाई, यह तो गलत है। आप गायों को भूखा रखते हो और उनके हिस्से का चारा बेच देते हो। यह सरासर गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी दिन सेठ जी को पता चल गया तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? उन्होंने तो कितने भरोसे के साथ गायों का काम हमें सौंपा है। अरे यार, तुम यहाँ ज्यादा ज्ञान मत दो। और हाँ, ज्ञान से पेट नहीं भरता, उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ सत्यवान बनकर रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं तो तुम्हें यही कह रहा हूँ कि तुम भी यही काम करो और पैसे कमाओ। वैसे रोहन भी यहाँ यही किया करता था। यहाँ पैसा कमाने का इससे अच्छा रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। सोहन सोच में पड़ जाता है। वैसे यह कह तो सच रहे हैं। इतनी आसानी से पैसे मिल रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। रोहन के आने तक मैं यहाँ रुकता हूँ। उसके हिस्से के पैसे भी मैं ले लूंगा और कुछ पैसे यहाँ वहाँ से कमा लूंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिर अचानक सोहन को बाबा की बात याद आ जाती है। और सुनो बेटा, कभी दूसरों की व्यक्तिगत चीजों पर साजिश और छल करके अपना अधिकार मत जताना।
अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे याद आया कि बाबा ने कहा था मुझे किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, और ये तो सरासर धोखा है। सेठ जी हम पर भरोसा करते हैं और हम इस भरोसे के बदले धोखा देंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये नहीं करना। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं बेईमानी की नहीं खाता, और तुम भी सेठ जी को धोखा दे रहे हो। तुम्हें भी यह सब नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी यह काम छोड़ देना चाहिए। हे सोहन, मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू मेरे सर पर चढ़ जा रहा है। तुझे किसी ने पूछा क्या? मैं तो यह सब तेरे भले के लिए कह रहा था। तुझे करना या ना करना वो तेरी मर्जी है। और हाँ, एक बात याद रख, अगर तू बाहर जाकर अपना मुंह खोला तो याद रखना तुझे हम जान से मार देंगे, और तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तू मुझे नहीं जानता, जो मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। सोहन उनकी बातों से डर जाता है और अपने कमरे में आ जाता है। अगले दिन सुबह सोहन अपने काम में लग जाता है। सेठ जी भी अपनी गायों को देखने आ जाते हैं। वो देखते हैं कि गाय बहुत कमजोर हो चुकी थी। सेठ जी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या है? ये गाय इतनी कमजोर कैसे हो गई? इनका ख्याल अच्छे से क्यों नहीं रखा जा रहा है? सेठ जब सोहन को सौंपी गई गायों को देखते हैं तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तंदुरुस्त थी। ये गाय सोहन को सौंपी गई थी, बहुत ही तंदुरुस्त है। सोहन को बुलाओ, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। अरे सोहन, तुम इन गायों की देखभाल कर रहे हो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। ये गाय वाकई स्वस्थ और सुंदर दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे काम से बेहद खुश हूँ। तुम इनकी देखभाल अच्छे से कर रहे हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। तुम्हें सौंपी गई गायों को वहीं चारा दिया जा रहा है और बाकी गायों को भी वहीं दिया जा रहा है, परंतु वो इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? सेठ जी मुझे इस सवाल का जवाब मालूम है। तब सोहन सेठ जी को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह रोहन और उसके साथी मिलकर चारों तरफ हेरा फेरी करते हैं। सोहन, तुम सच कह रहे हो? हाँ सेठ जी। धोखा, इतना बड़ा धोखा। तुम सब धोखेबाज हो। मैंने तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, अपनी गायों को तुम्हें सौंपी, और मुझे लगा कि तुम लोग इनकी अच्छी तरह देखभाल करोगे। इसलिए मैंने एक आदमी को 3 गाय दी, ताकि तुम उनका अच्छे से ख्याल रख सको और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने मेरी प्रिय गायों के साथ ऐसा सलूक किया। मैं तुम्हें इसका सबक जरूर दूंगा। सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। हम भटक गए थे। हम आज के बाद किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। इस बार हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। हमें माफ कर दीजिए। सोहन को उन पर दया आ जाती है। सेठ जी को माफ कर दीजिए। गलती तो सबसे होती है, परंतु यह लोग अपनी गलती से शर्मिंदा हैं। यह लोग आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है सोहन, मैं तुम्हारे कहने पर ही इन्हें माफ कर रहा हूँ। आज के बाद तुम ही इन सब का निरीक्षण करोगे। सारी गायों को अच्छे से खाना मिला है या नहीं, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। सुनो तुम लोग, मैंने इस बार तुम्हें बचा लिया है। आइंदा ऐसी गलती ना होने पाए, याद रखना। और तुम्हें गायों की देखभाल पूरी ईमानदारी से करनी है, समझे? उस दिन के बाद सभी लोग अपना अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर रोहन वापस आ जाता है। अरे रोहन, तेरी गैर मौजूदगी में सोहन ने हमारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी। हम जो चारा बेचकर पैसा कमाया करते थे, अब वो भी बंद हो गया। सेठ जी ने हमें जान से मारने की धमकी दी है। अब सोहन हमारा निरीक्षक बन चुका है। अब वो हमारा सेठ बन चुका है। वो हम पर निगरानी भी करने लगा है। तुम कुछ करो रोहन, उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलवाओ। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस सोहन की मदद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने इस पर तरस खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने इसे अपनी जगह काम पर रख लिया। अब वो मुझ पर राज करेगा? हरगिज नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस सोहन को सबक सिखा कर रहूंगा। रोहन के आते ही सोहन बहुत खुश हो जाता। सोहन, बहुत दिनों बाद आए हो भाई। तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? हाँ, अच्छी रही शादी। रोहन, तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हुआ।
सोहन रोहन को सारी सच्चाई बता देता है। रोहन को यह सारी बातें पहले ही पता चल चुकी होती हैं। रोहन मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा होता है। उसी सोहन से बहुत जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। फिर अचानक तेज बारिश आ जाती है। सोहन को गायों की चिंता होने लगती है। सोहन, बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं एक बार गायों की तरफ होकर आता हूँ। जब सोहन गायों के पास पहुँचता है तभी सेठ की बेटी अनिता वहाँ आ जाती है। दरअसल सेठ की बेटी अनिता और और रोहन के बीच, प्रेम था। अरे तुम यहाँ इतनी रात गए? अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये था रोहन, मुझे तुम्हारी बेहद याद आ रही थी। कितने दिन हो गए तुमसे मिल भी ना पाई। जब तुम गांव चले गए थे मैं सह नहीं पाई और इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैं कल शाम को तुमसे मिलने ही वाला था, पर मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सोहन की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या बात है, मुझे बताओ। रोहन सारी बातें बता देता है। क्या कहा उस भिखारी की इतनी हिम्मत, वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। तुम इसकी चिंता मत करो रोहन, मैं इसका बंदोबस्त जरूर कर दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अनिता। अब तुम जाओ यहाँ से। कहीं वो सोहन तुम्हें यहाँ देख ना ले। तुम्हें यहाँ देख लिया तो सबको सच्चाई का पता चल जाएगा। तब तक सोहन गेट के बाहर आ चुका था। उसने अनिता और राकेश की सारी बातें सुन ली थी। हे भगवान, ये क्या है? यह तो सेठ जी की बेटी है। मतलब और इसका प्रेम चल रहा है। यह तो सेठ जी के साथ बहुत बड़ा धोखा है। रोहन सेठ जी को धोखा दे रहा है। मैं अभी जाकर सेठ जी को सारी सच्चाई बता दूंगा। तभी सोहन को बाबा की बात याद आ जाती है। तुम्हें किसी की भी निजी बात या रहस्य का पता चलता है तो तुम उसे किसी तीसरे आदमी को नहीं बताओगे। नहीं, यह मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मुझे बाबा ने बताया था अगर किसी की भी निजी बात मुझे पता चलती है तो मैं उसे किसी भी आदमी को ना बताऊं। नहीं, मुझे यह बात राज रखनी चाहिए। ये बात मुझे सेठ जी को नहीं बतानी चाहिए। ये सोचकर सोहन चुप हो जाता है। बारिश भी थम चुकी थी। अनिता भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बेटी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है बेटी? अजी, वो बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल बात यह है कि जिसको आपने अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा है वो मुझे गंदी नजरों से देखता है। ये सुनते ही सेठ जी गुस्से से भर जाते हैं। उस सोहन की इतनी हिम्मत! मैंने उसे ईमानदार समझा, पर वो तो गद्दार निकला। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी पर नजर रखता है। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं इसे सही सबक सिखाऊंगा। राघव, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है। उसके बदले मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे संभाल लो और इस मामले को इस गांव में किसी के सामने न आने देना। मैं चाहता हूँ कि यह सब सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहे। जिसने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया उसकी सजा उसका खुद का सामना करने वाला दर्द होगा। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा। सोहन, तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है। क्या काम है सेठ जी? तुम्हें जंगल राघव के पास जाना है और वहाँ से जरूरी सामान लाना है। उसे कहना कि सेठ जी ने भेजा है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाकर आता हूँ। सोहन निकल पड़ता है। पर रोहन उसे जाते हुए देख लेता है। अरे यह क्या? अभी तक सेठ जी ने इसे काम पर से नहीं निकाला। अब तक तो उसे काम से निकाल देना चाहिए था, पर सेठ जी उसे किसी जरूरी काम पर क्या भेजा? लगता है मुझे ही इसे ठिकाने लगाना होगा। मैं इसे और नहीं सहन कर सकता। आने दो इसे। ये अब सेठ जी के पास जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। सोहन जंगल के रास्ते जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में संत महाराज दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ रुकना चाहिए। मुझे बाबा ने कहा था, चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, अगर मुझे रास्ते में साधु महाराज दिखते हैं तो मुझे उनके पास रुकना चाहिए। ये सोचकर सोहन बाबा के पास रुक जाता है। बेटा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कई ज्ञान की बातें बताता हूँ। कुछ देर यहाँ बैठो। क्या करूँ? मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैं बाबा की बात को टाल नहीं सकता। उनकी अनुमति के बिना यहाँ से नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। सोहन वहाँ रुक जाता है। बहुत देर हो जाती है।
रोहन भी सोहन की राह देख रहा होता है। वो इसी बात का पता लगाने जंगल में जाता है। वो उसी आदमी के पास जाता है जहां सोहन जाने वाला था। अरे भाई सुनो, मुझे सेठ जी ने भेजा है, आपसे कुछ जरूरी सामान लाना है। आपने वो सामान किसी को दिया तो नहीं? यहाँ कोई आया था क्या? राघव सोचता है कि यही वो आदमी है जिसे सेठ जी ने भेजा है। सोहन बाबा के पास बैठा रहता है। बाबा, मुझे आपके पास बैठकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जरूरी काम से जाना है। सोहन बाबा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ता है कि तभी उसे रास्ते में रोहन का शव दिखाई देता है। इसे देखकर सोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से सेठ जी के पास जाता है। सोहन को जिंदा देखकर सेठ जी आश्चर्य हो जाते हैं। अरे ये कैसे बच गया? सेठ जी, गजब हो गया वो रोहन। क्या हुआ रोहन को? सेठ जी, मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में रोहन का शव पड़ा हुआ मिला। सेठ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गया। इतना कहकर सोहन अपने कमरे में चला जाता है। ये कैसे हो गया? मुझे लगता है कि सोहन की जगह रोहन जंगल में राघव पास चला गया होगा और वहाँ कुछ गलतफहमी हो गई। मेरी इस भूल की वजह से एक निर्दोष की मुश्किल बढ़ गई। मेरे कारण इतना बड़ा हादसा हो गया और यह सोचकर मेरा दिल फट रहा है। सेठ जी की सारी बातें अनिता वहाँ खड़ी सुन लेती है और रोने लगती है। तुम्हें कहाँ हो गया बेटी? अब तुम क्यों रो रही हो? पिताजी, रो नहीं तो और क्या करूं? रोहन ही मेरे लिए सब कुछ था। अब मैं जीना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। ये तुम क्या कह रही हो? अनिता, तुम होश में तो हो? हाँ पिताजी, मैं रोहन से प्रेम करती थी। वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता था। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा। मेरा तो सब कुछ चला गया। ये तुम क्या बक रही हो? तुमने जो सोहन के बारे में बताया वो क्या था? सच सच बताओ। अनिता सेठ जी को सारी सच्चाई बता देती है। यह भी बता देती है कि सोहन निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद अनिता अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आत्महत्या कर लेती है। यह देखकर सेठ पूरी तरह से टूट जाते हैं। सोहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध करने की कोशिश की। भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। मैंने अपनी इकलौती बेटी को भी खो दिया और पत्नी को भी। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। अब यह धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। मैं आज से बल्कि अभी से अपना घर, जमीन, जायदाद सब तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम ही इसके असली हकदार हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।